हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा वर्क डन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम जो सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का, इसमें हमने क्या सीख लिया था अभी तक? जो टाइप ऑफ सिस्टम है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है, टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं, जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, क्लासिफिकेशंस होते हैं, ये हमने अभी तक सीख लिया है। आज वाले लेक्चर से हम अब इस वाले पोर्शन में बहुत सारे जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है उनका डिटेल में कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। जैसे वर्क डन हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, हीट हो गया, इंथैल्पी हो गया, इन सब चीजों के बारे में कैलकुलेशन हम सीखेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं वर्क डन वाले, उसके बारे में हम सीखेंगे। एक्चुअल में वर्क डन के कैलकुलेशंस आपने फिजिक्स में भी कर रखे हैं बेटा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होते हैं उसके कैलकुलेशन हम इस वाले लेक्चर में करना सीखेंगे। एक्चुअल में हमारे सिलेबस में, नीट के सिलेबस में, जब थर्मोडायनेमिक्स के वर्क डन वाले कैलकुलेशंस आते हैं तो 6 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, 6 अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इस 6 तरीके के न्यूमेरिकल को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज वाले लेक्चर में 2 केसेस पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल्स, और बाकी जो 4 केसेस रहेंगे जिनके न्यूमेरिकल्स हम सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, लेकिन उन केसेस को पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं कि वर्क डन एक्चुअल में बोलते किसको है। एक्चुअल में आपको पता होगा वैसे तो वर्क डन होता क्या है। वर्क डन क्या है? एक्चुअल में एनर्जी का ही फॉर्म है, चाहे हीट हो चाहे वर्क डन हो, एक्चुअल में वो एनर्जी के ही फॉर्म है। लेकिन जब हम फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लाते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं फोर्स अप्लाई करके, तो उस एनर्जी के फॉर्म को हम क्या नाम दे देते हैं? वर्क डन बोल देते हैं। तो एक्चुअल में हम वर्क डन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ये हो सकता है एनर्जी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये क्या हो सकता है? एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन व्हेन displacement when displacement of an object displacement of an object takes place by applying force place by applying force। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिस्प्लेसमेंट लाते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उसकी पोजीशन में जब चेंज आता है, ठीक है, फोर्सेस के कारण, तो उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे क्या बोलते हैं? वर्क डन। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो डायरेक्टली कैलकुलेशंस आते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, फोर्स इंटू क्या कर देते हैं हम? डिस्टेंस। ठीक है, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन का। ठीक है, और वर्क डन की जो एनर्जी, वर्क डन की जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है? जो एनर्जी की यूनिट रहती है, क्योंकि वर्क डन एक तरीके का क्या है? एनर्जी का ही दूसरा फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होगी वो किसकी यूनिट रहेगी? सेम एज यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जूल हो सकता है, कैलोरी हो सकता है। और याद होगा बेटा आपको कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने और भी दूसरी यूनिट्स पढ़ रखी थी, एटीएम लीटर हो सकता है या फिर बार लीटर हो सकता है। ये अलग अलग तरीके की यूनिट हम यूज कर सकते हैं वर्क डन के लिए, एनर्जी के लिए भी, वर्क डन के लिए भी। क्लियर है? अब एक्चुअल में ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन हमें कहाँ दिखाई देता है? अगर हम अपने थर्मोडायनेमिक्स के रेफरेंस से बात करें, थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, तो हमारे पास हम जितने भी नॉर्मली जो वर्क डन देखते हैं इस चैप्टर में, उसमें क्या होता है? वो जो नॉर्मली पिस्टन सिलेंडर सिस्टम की जो हम बात करते हैं, उन्हीं में हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो वर्क डन के अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में जब हम वर्क डन की बात करेंगे तो यूजुअली कैसा होता है? इसमें एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम होता है जिसमें इस पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट होता है, ये पिस्टन की पोजीशन चेंज होती है। जब पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब वॉल्यूम जब बढ़ेगा, तो उसको एक्सपेंशन बोल देते हैं। वैसे ही जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, तो इसमें जब इसका वॉल्यूम कम होगा तो उसे क्या बोल देते हैं? कंप्रेशन बोल देते हैं। तो यहाँ जो वर्क डन होता है, हम जब थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में वर्क डन की बात करते हैं, तो यहाँ नॉर्मली वर्क डन किसके कारण होता है? यहाँ वर्क डन होता है इस, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन के मूवमेंट के कारण। ये सिलेंडर हो गया और ये हो गया पिस्टन, इसके मूवमेंट के कारण वर्क डन होता है। तो ये जो वर्क डन होता है ये हमें कहाँ पर दिखाई देता है? इस बाउंड्री पर दिखाई देता है, इस पिस्टन के मूवमेंट में दिखाई देता है। इस पिस्टन को एज अ बाउंड्री भी हम मान सकते हैं इस पूरे सिस्टम की। तो हम कई बार क्या एक थ्योरी लिखते हैं कि वर्क अपीयर्स एट बाउंड्री। ठीक है ना, हमें जो उस वर्क का जो इफेक्ट दिखाई दे, मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर का जो इफेक्ट दिखाई देता है, वो उसमें डिस्प्लेसमेंट जो दिखाई देता है बाउंड्री में, तो हम क्या बोलते हैं? वर्क अपीयर होता है कहाँ पर? बाउंड्री पर। वर्क अपीयर्स एट बाउंड्री।
क्लियर है? तो ये उस पिस्टन के जो डिस्प्लेसमेंट की हम जो बात कर रहे हैं उसकी बाउंड्री थोड़ी बहुत शिफ्ट होती है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि उसकी बाउंड्री पर वो वर्क जो है वो हमें दिखाई देता है। ठीक। अब इसके बाद अगर हम इसके साइन कन्वेंशन की बात करें तो जब भी एक्सपेंशन होगा, तो ये साइन कन्वेंशन हमने पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ रखा है बेटा, जब भी एक्सपेंशन होगा तो इसके लिए हम टर्म यूज कौन सा करते हैं, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस का साइन हमारे केमिस्ट्री में क्या रहता है बेटा, निगेटिव रहता है हमेशा। वैसे ही जब भी कंप्रेशन होगा, ठीक है ना, जब भी कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। इसके लिए जो भी वर्क होता है यहाँ पर उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, वर्क डन ऑन दी गैस। और जब भी वर्क डन ऑन दी गैस वाला टर्म यूज होगा या जब भी कंप्रेशन होगा तो यहाँ पर जो साइन रहेगा वर्क डन का वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये साइन कन्वेंशन तो हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी पढ़ लिया है बेटा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया बेसिक वर्क के बारे में। अब ये देख लेते हैं इस चैप्टर में जब हमें वर्क के जो कैलकुलेशंस आते हैं उसमें कौन कौन से केसेस हमें दिखाई देंगे। तो एक्चुअल में ये 6 केसेस हैं। ये 6 केसेस मैंने शुरुआत में ही क्यों लिख रखे हैं उसका मैं रीजन समझा देता हूं बेटा। एक्चुअल में थर्मोडाइनमिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, कैलकुलेशंस आपको बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस आएंगे, लेकिन बच्चे मिस्टेक कहाँ कर देते हैं, केस कोई और होता है, फॉर्मूला किसी और चीज का लगा देते हैं। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट्स ने जो केस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा किए हुए रहते हैं वही फॉर्मूला वो हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं और उसके कारण मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो जब भी अगर आपको वर्क के क्वेश्चंस आएंगे पहले आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि इन 6 केसेस में से वो कौन से केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो केस चेंज होगा आपको वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो भी आपको अलग अलग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के लिए अलग फॉर्मूला होता है। जो दूसरा केस है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला पूरी तरीके से बदल जाता है। ठीक है ना, तो आज वाले लेक्चर में हम इन दोनों केसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर ये जो बाकी 4 केसेस रहेंगे, केस 3 रहेगा फ्री एक्सपेंशन और आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में, केस 4 रहेगा रिएक्शन अगर हमारे पास कहीं पर दी हुई रहती है तो उसके केस में कैसे हम वर्क डन निकालने वाले हैं, केस 5 रहेगा ग्राफ अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, केस 6 क्या रहेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर दिया हुआ रहता है तो। इसके बाद इन चारों केसेस को देखेंगे, इसमें भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, मतलब अभी वर्क डन का टॉपिक पढ़ते समय नहीं। क्यों, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वर्क डन डायरेक्टली नहीं, पहले टेम्परेचर निकालना होता है उसके बाद वर्क डन हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम अभी ये 5 केसेस ही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ये 2 केसेस, 3 केसेस इसके बाद वाले लेक्चर में। और वो जो सबसे लास्ट वाला जो केस है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस वाला जो केस है उसके लिए बिल्कुल एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम एडियाबेटिक प्रोसेस का, उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हम पहला पोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसके सबसे लास्ट में जाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो इसी के अंदर बहुत सारे हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें जब एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसी में उसके वर्क डन की बात करेंगे। लेकिन शॉर्ट नोट जब आप बनाओगे तो यहाँ वर्क डन में ही ये सारे 6 केस लिखकर रख लेना, एडियाबेटिक प्रोसेस भी साथ में, मैंने यहाँ फॉर्मूले सबके लिख दिए हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो ये सारे 6 केस एक साथ आपको फिर रिवाइज करने हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ते समय हम एडियाबेटिक प्रोसेस सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, तो यहां अगर आप केस वाइज देखोगे, अगर आपने अपने दिमाग में पहली माइंड मैप क्लियर कर लिया कि वर्क डन के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो पहले आपको ये देखना है कि कौन से केस का क्वेश्चन है। ठीक है, जिस केस का क्वेश्चन होगा अगर वो आपने अप्लाई किया तो फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए होता क्या है, किसी रिएक्शन के बारे में हमें वर्क डन पूछा होता है और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, या कई बार वो माइनस पीडीवी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन कई बार अटक जाते हैं बीच में कि उसको कैसे सॉल्व करना है करके। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके पास क्लियर है ये चीज कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जब भी आपको किसी क्वेश्चन में वर्क डन बोला है तो आप पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि कौन से केस का क्वेश्चन है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि इन 6 केस में से कौन सा केस का क्वेश्चन आपको दिया है तो बहुत ही आसान है, डायरेक्टली 2-3 लाइन में ही हमें ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर निकल कर आ जाते हैं, बस आपको केस जो है वो ढंग से आइडेंटिफाई करना है। यही बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये शुरुआत वाले 2 केस जो हैं, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वाला केस और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस वाला केस, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले केस से। जो केस 1 है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये टर्म अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ गया, मतलब समझ जाना है हम इस केस की बात कर रहे हैं। या कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पर कई बार आपको क्या दे देता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस लिख देता है। लेकिन बहुत रेयर होगा ऐसा कि आपके पास क्वेश्चन में कहीं पर इरिवर्सिबल प्रोसेस लिखा हुआ आएगा। नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मली आपके पास जो टर्म लिखा हुआ रहता है वो कौन सा रहता है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हुआ रहता है बेटा। ठीक है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक एडियाबेटिक वाला भी केस आ जाता है, लेकिन फिर वो हम 6th केस जो हम पढ़ रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस उसमें पढ़ेंगे। क्लियर है ये? ठीक, ज्यादातर टाइम आपको क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हुआ आ गया, वहां पर इस केस फर्स्ट को आपको अप्लाई कर देना है। अब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, इसकी जगह पर और कौन से टर्म आपको ये लिखा हुआ रहता है, यहां पर ये लिखा हुआ रह सकता है कि जो प्रेशर है वो सडनली डिक्रीज हो रहा है, या प्रेशर जो है वो सडनली इंक्रीज हो रहा है, या फिर यहां पर जब भी प्रोसेस डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स में हम करवा रहे हैं, ठीक है ना, डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स में हम जब करवा रहे हैं किसी प्रोसेस को, हो सकता है वो सिंगल स्टेप हो सकता है वो 2 स्टेप हो सकता है वो 3 स्टेप हो, ऐसे केसेस में भी ज्यादातर जगह पर हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे। पहले डिराइव कर रहे हैं बेटा इसका फॉर्मूला, और फिर इसके कैलकुलेशंस पर जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, यहाँ पर एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। हमने क्या किया, ये 10 kg का मास एकदम से इसके ऊपर से हटा लिया, उस 10 kg के मास को हटा लिया उस पिस्टन के ऊपर से। जैसे ये 10 kg का मास यहाँ से हटा लेंगे, एकदम से प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर से जो प्रेशर लग रहा था, ठीक है ना, उसके ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था एकदम से कम हो जाएगा। एकदम से कम हो जाएगा तो अंदर वाली गैसेस क्या करेंगी, उस पर जो प्रेशर अप्लाई कर रही थी उस प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो पिस्टन जो पहले इस वाली कंडीशन पर था, अब वो एक्सपैंड होके वो जो पिस्टन है वो काफी ऊपर चला जाएगा। मतलब इसमें ये जो एक्स जो है, आप बोल सकते हो इतने एक्स डिस्टेंस का जो है वो ट्रेवल कर देगा, एक्स वहां पर जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा उतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसके पिस्टन में। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये एक झटके में एक सिंगल स्टेप में ये प्रोसेस हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है, या यहाँ पर ये जो भी प्रोसेस हो रही है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रही है। और यहाँ पर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा हो जाएगा, ये 1 atm वाला कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होगा। यहाँ प्रोसेस में क्या हुआ, पहले 10 kg के कारण यहाँ से बाहर से जो प्रेशर लग रहा था वो काफी ज्यादा रहा होगा, लेकिन वो 10 kg वाला मास जैसे ही हमने हटाया, अब ऊपर केवल कौन सा प्रेशर लगेगा, जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं केवल उसके कारण प्रेशर लगेगा, 1 atm वाला प्रेशर लगेगा। तो वहां 1 atm वाला प्रेशर कॉन्स्टेंटली लगता रहेगा। ठीक है ना, तो ये बाहर वाले प्रेशर जो अप्लाई होता है इसी के कारण वर्क डन होता है बेटा। अंदर वाला प्रेशर कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, जो मेन वर्क डन होता है किसके कारण होता है, बाहर वाला जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके कारण वर्क डन होता है। क्लियर है, इसलिए उसमें टर्म क्या कौन सा लिखा है हमने, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्लियर हो गया, तो यहाँ ये 10 kg मास हटाने के बाद एकदम से एक्सपेंशन हो जाएगा, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, और वो जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लगा, ठीक है ना, उस एक्सपेंशन के समय वो कौन सा हो गया, 1 atm हो गया। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इंटू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम तो प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है ना, तो यहीं पर ये जो फोर्स है उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस गैसेस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस प्रेशर के कारण वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो वो जो प्रेशर है, मतलब कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल जो प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, एरिया इनटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस। ठीक है ना, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने का है बेटा, एक्स का है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ये क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स हो गया हाइट। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा एरिया इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इतना डेल्टा वी आ रहा है, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है।
एरिया इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल इंटू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी लिख सकते हैं, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। समझ में आया? लेकिन यहाँ प्रोसेस कौन सी हो रही है, एक्सपेंशन की प्रोसेस हो रही है। अगर एक्सपेंशन की प्रोसेस हो रही है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई दी गैस होगा। क्लियर है? और वर्क डन बाई दी गैस में, ठीक है, हमने क्या बोला था, वर्क डन का साइन कन्वेंशन क्या रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है। तो अगर साइन कन्वेंशन निगेटिव रहने वाला है तो यहाँ फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, क्योंकि V2 माइनस V1 तो पॉजिटिव आने वाला है, बड़ा वाला वॉल्यूम है, बाद वाला तो, और शुरुआत वाला वॉल्यूम छोटा है, तो ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन वर्क डन हमारे केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा बेटा। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। समझ में आया? अब यहाँ बच्चे और क्या गलती करते हैं, क्योंकि जब हम फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं तो फिजिक्स में फॉर्मूला कौन सा पढ़ते हैं बेटा, वर्क डन का प्लस पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला पढ़ते हो। ठीक है, तो अगर फिजिक्स वाला फॉर्मूला ऐसा टेस्ट उठा के रख दिया तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा, लेकिन आपका साइन कन्वेंशन हर बार अपोजिट आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब केमिस्ट्री में हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो माइनस पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के केस में। समझ में आ गया? प्लस पी डेल्टा वी नहीं, क्योंकि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो साइन कन्वेंशन है वो वर्क डन का बिल्कुल अपोजिट है। क्लियर हो गया बेटा? ये डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन आपको फॉर्मूला अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक है ना? मैंने, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने डिटेल में समझाने के लिए ये सब बताया है आपको। आपको ये सब हर चीज हर बार करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस पी डेल्टा वी, जिसमें याद रखना है ये जो माइनस पी है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो पी है वो एक्सटर्नल वाला प्रेशर है, अंदर वाला प्रेशर नहीं है बेटा। क्लियर हो गया? लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या कर देता है, वो ट्रिकी करने के लिए क्या करता है, यहां पर वॉल्यूम ना देकर इसकी जगह पर टेम्परेचर या फिर प्रेशर की वैल्यू दे देता है। तो इसी की जगह पर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाकर इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहां ध्यान देना, जैसे इसी फॉर्मूले को हम और क्या लिख सकते हैं, इन केस अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली वॉल्यूम का डाटा नहीं दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम का डाटा नहीं दे रखा है, ठीक है, तो यहां पर क्या रखेंगे, ये तो हो जाएगा पी एक्सटर्नल, ये तो हो गया पी एक्सटर्नल। V2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा हम, NR T2 अपॉन P2, ठीक है ना, माइनस V1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, NR T1 अपॉन P1। PV इज इक्वल टू NRT वाला आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं। इन केस अगर क्वेश्चन में जो टेम्परेचर और प्रेशर का डाटा दे रखा है, वॉल्यूम का डाटा नहीं दे रखा है, तो समझ में आ गया? तो अगर ज्यादातर क्वेश्चन में तो वैसे आपको ये वॉल्यूम का डाटा दिया हुआ रहता है तो डायरेक्टली पुटअप कर देना है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर ऐसे केस में इसको चेंज करके आइडियल गैस इक्वेशन वाले फॉर्मूले से वॉल्यूम का फॉर्मूला रख देना है यहाँ पर। ठीक है ना? और एक और चीज, अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर साफ साफ मेंशन नहीं है तो ऐसे केस में जो फाइनल प्रेशर होगा वही क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर होगा। फाइनल प्रेशर मतलब कौन सा, P2 वाला। ठीक है, तो if P external is not mentioned, ठीक है ना, if P external is not mentioned in question, then फाइनल प्रेशर, ठीक है, जो फाइनल प्रेशर होगा उसी को हम क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। हम ये मानकर चलते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर था उसी के बराबर पहुंचकर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दोनों को सेम मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन नहीं किया है तो, अगर क्वेश्चन में डाटा साफ साफ दिया है तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसी के हिसाब से फिर दोनों की वैल्यू अलग भी हो सकती है, दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है ना? तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्या दूसरी चीज, इसकी यूनिट कैसे आएगी, इसकी यूनिट रहेगा प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट पर डिपेंड करेगा वर्क डन की यूनिट। जैसे अगर प्रेशर की यूनिट कौन सी है, पास्कल है, और इसमें जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है, तो ये पास्कल मीटर क्यूब हो जाएगा। पास्कल मीटर क्यूब जब होगा तो ये यूनिट कौन सी हो जाएगी, वर्क डन की, जूल। ठीक है, वैसे ही अगर प्रेशर किस में लिया है हमने, बार में लिया है, और जो डेल्टा वी की जो यूनिट है वो किस में है, लीटर में है, तो ये यूनिट कौन सी आ जाएगी, बार लीटर हो जाएगी।
अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, 100 जूल कर देंगे। ठीक है, वैसे ही अगर इन केस आपका जो प्रेशर है, यहाँ मैं माइनस रख देता हूँ वरना बच्चे मिस कर जाते हैं इस माइनस को। यहाँ अगर प्रेशर की यूनिट क्या है, एटीएम है, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो चेंज है वो लीटर में है, तो ये क्या यूनिट हो जाएगी, एटीएम लीटर हो जाएगी। ठीक है, वर्क डन की यूनिट। और इसके लिए जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो हम 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अप्रॉक्सीमेट अगर कैलकुलेशन करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 जूल कर देंगे। समझ में आ गया? यूनिट का ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल है, तो ट्रिकी बनाने के लिए वो क्या करेगा, कई बार डाटा आपको दे देगा किस में, बार और लीटर में, या एटीएम और लीटर में, और जबकि जो ऑप्शन है वो कौन सी यूनिट में दे देगा, वो जूल वाली यूनिट में। ठीक है, और ऑप्शन में आपको दोनों चीजें मिलेगी, दोनों यूनिट में आपको डाटा देखने को मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ गलतियां हो सकती है, यूनिट का ध्यान रखना हमेशा। क्लियर हो गया? अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ देखना, सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इफ अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटीएम। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना बेटा, वर्क डन का जब आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो जब भी एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन का साइन नेगेटिव ही आएगा। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपने कुछ मिस्टेक की है कैलकुलेशंस करने में। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक्सपेंशन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, कंप्रेशन का वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है ना? क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ गैस एट प्रेशर ऑफ 10 एटीएम एट 300 केल्विन expands against constant external pressure of 2 atm। ये एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है बेटा। ठीक है, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर टू 20 लीटर फाइंड वर्क डन। प्रोसेस आइसोथर्मल दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, या आइसोथर्मल प्रोसेस उन्होंने लिखा होता है या नहीं लिखा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे वर्क डन का, माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है ना? तो ये जो माइनस पी है, एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा है, 2 एटीएम है, इनटू V2 माइनस V1। V2 कितना है 20 लीटर, V1 कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा -2 इनटू ये कितना हो जाएगा 10, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा -20। यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम लीटर। अगर आप ऑप्शन में आपको एटीएम लीटर वाली यूनिट में दिया है तो आप एज इट इज इसको पुटअप कर दोगे, लेकिन अगर इन केस आपको जूल में निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना? अगर जूल में निकालना है तो ये क्या कर दोगे, -20 इंटू 101.3 जूल। लेकिन अगर आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने हैं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आंसर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप क्या कर दोगे इसको 20 इंटू अप्रॉक्स 100 जूल करके -2000 जूल के नियर बाई आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? -2000 जूल से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी 101.3 एग्जैक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेंशन का था, ठीक है ना, एक्सपेंस दिया था, क्योंकि एक्सपेंशन का था तो वर्क डन का साइन क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। समझ में आया? ठीक है ना? अब इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखना क्या है, 2 लीटर्स ऑफ N2 एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड 5 एटीएम आर एक्सपेंडेड एक्सोथर्मली। एक्सोथर्मली कहने का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, उसका कोई काम नहीं है हमें। आगे देखते हैं, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्वेश्चन में ये देखोगे कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, तो ये देखते साथ आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि हमें फर्स्ट वाले केस वाला क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि वर्क डन में 6 अलग अलग तरीके के केसेस आ सकते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट वाला केस है ये। ठीक है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, अंटिल द प्रेशर ऑफ गैस रीचेस 1 एटीएम। ठीक है ना? ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है और ये फाइनल प्रेशर दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों वैल्यू सेम ही है, ज्यादातर प्रोसेस में यही होता है। अब आगे क्या है, अज्यूमिंग गैस टू बी आइडियल कैलकुलेट वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला यूज क्या करेंगे हम, -P होल इनटू V2 माइनस V1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 एटीएम है। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो 2 लीटर्स ऑफ N2, ये इनिशियल वाला वॉल्यूम दे रखा है बेटा, इनिशियल वाला वॉल्यूम आपको दे रखा है, लेकिन फाइनल वाला वॉल्यूम नहीं पता। फाइनल वाला वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिया है। साफ साफ लिखा नहीं है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, बट
एक ही टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, मतलब वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो प्रोसेस हो रही है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। इस वाले फॉर्मूले से V2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे P1 कितना है, शुरुआत वाला प्रेशर कितना है 5 atm, V1 कितना है 2 लीटर, फाइनल वाला प्रेशर कितना है 1, तो फाइनल वाला वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। फाइनल वाला वॉल्यूम कितना निकल कर आ रहा है, 10 लीटर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ 10 उठाकर रख देंगे आप, ठीक है। माइनस P एक्सटर्नल कितना दे रखा है 1 atm दे रखा है, V2 फाइनल वाला वॉल्यूम कितना है 10, इनिशियल वाला वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, यूनिट क्या हो जाएगी एटीएम लीटर। अब ये एटीएम लीटर हो गया, इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, -8 इंटू 101.3 जूल, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 8 3 24, 4 ये 10 और ये 8, 810, फिर डेसिमल के बाद 4 है और ये जूल, -810 नियर बाई आंसर आएगा, तो -810 जूल, किलो जूल नहीं है बेटा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, -810 जूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये। तो एक्चुअल में कैलकुलेशन बहुत सिंपल होते हैं, जो ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं या तो यूनिट में करते हैं या तो साइन कन्वेंशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, जब भी प्रोसेस कौन सी रहेगी, एक्सपेंशन की रहेगी, तो वर्क डन का साइन कौन सा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब लीटर में नहीं दिया है बेटा वॉल्यूम, टू 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 टू द पावर 5, मतलब ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल जब एक्सपेंशन हो रहा है तो अंदर वाली गैसेस का तो प्रेशर हमेशा चेंज होते रहता है, बाहर वाला प्रेशर ही कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट प्रेशर अगर मेंशन कर रखा है तो वो बाहर वाला ही कांस्टेंट हो सकता है, अंदर तो हमेशा ही वेरी करता है, ठीक। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ये क्या है, पास्कल है। ये वर्क डन निकालने के लिए बोला है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -P डेल्टा V, -P V2 -V1 हो जाएगा। माइनस प्रेशर कितना दे रखा है बेटा एक्सटर्नल 10 टू द पावर 5 पास्कल, V2 की वैल्यू कितनी है, फाइनल वाला वॉल्यूम कितना दे रखा है 10 टू द पावर -2, इनिशियल वाला दे रखा है 10 टू द पावर -3। अब आपको ऑब्वियस पता है सब्ट्रैक्ट करते समय पावर तो सेम लाना पड़ता है, ठीक है ना। जब तक पावर आप सेम नहीं बनाओगे तब तक सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो ये 10 इंटू 10 टू द पावर -3 -10 टू द पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा -10 टू द पावर 5 इंटू ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा -900 जूल, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं -0.9 किलो जूल। क्लियर हो गया। तो एक्चुअल में क्योंकि यूनिट अब पास्कल और मीटर क्यूब थी तो हमें उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पास्कल मीटर क्यूब का मतलब ही जूल है, ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में निकल कर आया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा -0.9 किलो जूल। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा जो वर्क डन वाली कैलकुलेशन है कैसे करने हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जब भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वाली चीज अगर क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि आपको -P डेल्टा V वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना है, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं किस पर बेटा, दूसरे केस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो वर्क डन के क्वेश्चंस आते हैं इन दो केस में से ही कोई एक पर आते हैं, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल पर प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन पर, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट केस आप बोल सकते हो पूरे वर्क डन के जितने भी 6 केसेस हैं उन 6 केस में सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, कौन सा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा हम लोगों ने रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोला था, जब हम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे तो हमने एक सैंड पार्टिकल वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है ना, कि सैंड पार्टिकल धीरे 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 क्या करते रहेंगे, डालते जाएंगे, हर एक स्टेप में क्या होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन वो जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होता है। या इसी को हमने क्या बोला था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में जब हम किसी प्रोसेस को कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का मतलब ये है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन रिवर्सिबल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में करवा रहे हैं हम इस प्रोसेस को। तो अभी जो हम कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वाला जो
फॉर्मूला यूज कर रहे थे, जो केस पढ़ रहे थे, उसमें वो एक सिंगल स्टेप में प्रोसेस को करा रहे थे, या वो एक स्टेप की जगह पर 2 3 4 स्टेप में भी हो सकता था, कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में उस प्रोसेस को हम करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, सेम एक्सपेंशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 10 केजी ब्लॉक की जगह 10 केजी हमने सैंड पार्टिकल ले लिया है, और 10 केजी सैंड पार्टिकल में से एक एक सैंड पार्टिकल बाहर निकालते जाएंगे। एक एक सैंड पार्टिकल जब बाहर निकालेंगे तो प्रेशर थोड़ा 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 कम होता जाएगा। जब प्रेशर थोड़ा 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 कम होगा तो वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत नेग्लिजिबल चेंज आएगा, लेकिन हर एक बार जब सैंड पार्टिकल को हम उसमें से बाहर निकालेंगे तो। समझ में आ रहा है? जब शुरुआत में जो बाहर वाला जो प्रेशर था वो 10 केजी के बराबर था, एक सैंड पार्टिकल निकाला, प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ। दूसरा सैंड पार्टिकल निकाला, प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है? फिर एक सैंड पार्टिकल निकाला, फिर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा। इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना? अब इस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब हम वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे, तो वर्क डन के फॉर्मूले में अब हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते माइनस पी डेल्टा वी। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटे से स्टेप के लिए लिखेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करके पूरे स्टेप का निकालने के लिए। ठीक है बेटा? तो यहाँ जो वर्क डन है, एक जो नेग्लिजिबली स्मॉल स्टेप है, ठीक है ना, नेग्लिजिबली जो स्मॉल स्टेप है, जिसमें क्या होगा, एक सैंड पार्टिकल जो होगा, ईच स्टेप में कितने का चेंज आएगा, ईच स्टेप में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट से जो प्रेशर है वो कम होगा, और बहुत माइन्यूट अमाउंट से जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना? तो यहां पर dw को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस pdv लिख सकते हैं, माइनस p एक्सटर्नल pdv लिख सकते हैं। समझ में आया? लेकिन ये एक स्टेप के लिए होगा। जो जो टर्म यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप के लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर जब इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप के लिए लिख दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको इंटरनल प्रेशर के बराबर लिख सकते हैं। बट ये केवल रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसीलिए कर सकते हैं बेटा। हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या बोला था, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ऐसे केस में इसमें एक स्टेप में जो प्रेशर कम हो रहा है वो इतने अमाउंट से होगा, इनिशियल वाले प्रेशर के लगभग बराबर ही रहेगा। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर हो गया और ये इंटरनल प्रेशर था। ठीक है ना? तो एक्सटर्नल प्रेशर और ये जो इंटरनल प्रेशर है, ठीक है ना, ये दोनों लगभग क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? या पहले वाले स्टेप और बाद वाले स्टेप में दोनों लगभग क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। ठीक? और इसीलिए हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिवर्सिबल प्रोसेस में किसके बराबर मान सकते हैं, इंटरनल प्रेशर के बराबर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये बोला था कि यहाँ पर हर एक स्टेप में क्या मेंटेन रहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर लगभग सेम ही रहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल के बराबर लिख सकते हैं, और पी इंटरनल को क्या लिख सकते हैं, nRT बाई वी, आइडियल गैस इक्वेशन लगाकर। अगर इंटरनल प्रेशर है तो अंदर जो गैसेस भर रखी है, अंदर वाली गैसेस में अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगा दें तो वहां पर प्रेशर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, nRT बाई वी लिख सकते हैं। तो यही nRT बाई वी अब हम क्या करेंगे, इस प्रेशर की जगह पुटअप कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, dw, ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल की जगह रख देंगे हम nRT, ये हो जाएगा 1/v, ये हो जाएगा 1/v, और ये क्या हो जाएगा, dv। लिमिट कौन सी हो जाएगी वॉल्यूम का, v1 से v2। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? ये तो कांस्टेंट है, nRT आइसोथर्मल है तो टी भी कांस्टेंट ही रहेगा। हमें प्रेशर को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है बेटा इस पूरी प्रोसेस में। ठीक है ना? पूरे अगर स्टेप, पूरे प्रोसेस को, पूरे फाइनल प्रोसेस को कंपेयर करेंगे इनिशियल वाले स्टेप में, तो हर एक स्टेप में प्रेशर धीरे 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 चेंज हो रहा था। तो हम उसको ऐसा कांस्टेंट नहीं ले सकते, वो वेरी कर रहा है, और वो वेरी कर रहा है इसलिए पी की जगह पर हमने nRT बाई वी लिख दिया है इसको। ठीक है? अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये माइनस nRT 1/x dx क्या होता है, ln x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, ln v। ठीक है? v2 बाई v1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस nRT, लिमिट जब रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln v2 माइनस ln v1। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है, तो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस nRT ln v2 बाई v1।
समझ में आया? अब अगर इसको log टू दी बेस 10 में अगर कन्वर्ट करें, क्योंकि हम लोगों ने log के कैलकुलेशंस करने सीखे हुए हैं, नेचुरल log के लिए नहीं, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है? तो इसका जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है log टू दी बेस 10 के फॉर्म में, यहाँ वर्कडन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2.303, ये हो जाएगा nRT, ये log क्या हो जाएगा? V2/V1। अब ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बेटा। कैसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं? पहली चीज तो हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, जहां पर भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी वहां क्या होता है? P1V1 इक्वल टू क्या होता है? P2V2 होता है। तो यहीं पर V2/V1 को हम क्या लिख सकते हैं? P1/P2 भी लिख सकते हैं। तो यहीं पर ये ऊपर वाली इक्वेशन को चेंज करके हम और क्या लिख सकते हैं? -2.303। इट डिपेंड करता है हमें डाटा कौन सा दे रखा है। अगर प्रेशर की जगह, सॉरी वॉल्यूम की जगह अगर आपको प्रेशर का डाटा दे रखा है, तो V2/V1 की जगह आप क्या रख दोगे? P1/P2 रख दोगे, ठीक है ना? वैसे ही एक और चीज, P प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये किसके बराबर रहता है? एनआरटी के बराबर रहता है। तो ये जो एनआरटी है इसकी जगह आप P1V1 भी रख सकते हो और P2V2 भी रख सकते हो। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर का डाटा दे रखा है तब तो आप एनआरटी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ही डाटा दिया है, नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर का डाटा नहीं दे रखा है, तो फिर आपको एनआरटी की जगह पर P1V1 या P2V2 यूज करना पड़ेगा। मतलब इसी फॉर्मूले को आप और कैसे लिख सकते हो? -2.303 P1V1 इंटू लॉग V2/V1 भी लिख सकते हो, इसको P1/P2 भी लिख सकते हो, या इसी की जगह पर और क्या कर सकते हो? -2.303 P1V1 की जगह पर और क्या लिख सकते हो? P2V2 लिख सकते हो, लॉग V2/V1 लिख सकते हो। मतलब इसी फॉर्मूले को आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको डाटा कौन सा दिया है, ठीक है? एनआरटी की जगह केवल प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है तो एनआरटी की जगह प्रेशर इंटू वॉल्यूम वाली चीज रख दो। अगर वॉल्यूम की जगह प्रेशर का डाटा दे रखा है तो V2/V1 की जगह P1/P2 रख दो, ठीक है? लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस वाली प्रोसेस में भी अगर एक्सपेंशन है रिवर्सिबल आइसोथर्मल तो साइन नेगेटिव आना चाहिए, और अगर कंप्रेशन है तो साइन पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है बेटा? लेकिन यहाँ एक एरर बहुत सारे बच्चे करते हैं, और वो ध्यान रखना, वो गलती किस में होगी? यूनिट में। यूनिट डिसाइड करेगा कि यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, एनआरटी की जगह वैल्यूज रखते हो, तो आर की वैल्यू अगर आप 8.314 या 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन रखते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में वर्क डन की यूनिट कौन से? जूल में निकल कर आएगी, ठीक है? वैसे ही अगर आर की वैल्यू आप क्या रखते हो? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन रखते हो, तो ऐसे केस में वर्क डन की यूनिट कैलोरी में निकल कर आएगी। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही अगर आप यहाँ प्रेशर इंटू वॉल्यूम वाली चीज रखते हो, तो प्रेशर अगर आप पास्कल और वॉल्यूम मीटर क्यूब में रखते हो, तो फिर आपका जो यूनिट है वर्क डन किस में निकल कर आएगा? जूल में निकल कर आएगा। यहीं पर अगर प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट आप एटीएम और लीटर में रखते हो, तो वर्क डन की यूनिट यहाँ एटीएम लीटर में निकल कर आएगी। अगर प्रेशर बार में और वॉल्यूम लीटर में रखते हो, तो यहाँ पर यूनिट फिर से बार लीटर में निकल कर आएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मतलब यहाँ कंसेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ यूनिट में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन डाटा कौन से तरीके से पुटअप कर रहे हो, कौन से यूनिट में पुटअप कर रहे हो, इससे आपके जो वर्क डन की यूनिट है वो अलग अलग आ जाएगी, ठीक है ना? जब आप यूजुअली प्रेशर इनटू वॉल्यूम रखते हो, तो ज्यादातर टाइम हमारे क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम एटीएम और लीटर में दिया हुआ रहता है, तो ये एटीएम लीटर में आएगा, और अगर ऑप्शन में आपको जूल में पूछा हुआ है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? वैसे ही अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर का डाटा दे रखा है, तो आर की वैल्यू अप्रोप्रिएट यूज करके आप अपनी यूनिट में निकाल सकते हो। जैसे अगर जूल में निकालना है तो 25/3 रख दो आर की वैल्यू, अगर कैलोरी में निकालना है तो ये 2 वाली वैल्यू रख दो आर की वैल्यू। समझ में आ रहा है? इस चीज में बच्चे मिस्टेक करते हैं इसके फॉर्मूले में, ठीक है, यूनिट में, तो इसका ध्यान रखना बेटा। फॉर्मूला समझ में आ गया है कैसे आया है? ठीक। अब इस रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा, और फिर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर और ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को एक दूसरे से कंपेयर करना सीखेंगे, इनका ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है? पहले इसके फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसको देख लेते हैं, ठीक?
तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द वर्क परफॉर्म्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ नंबर ऑफ मोल दे रखा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दे रखा है, ये नंबर ऑफ मोल दे रखा है, एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। जैसे आपने क्वेश्चन में ये देखा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में है, तो ये हमेशा आपको मेंशन करके देता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, इरिवर्सिबल रहेगा तो हर बार नहीं लिखता, ठीक है, वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर या किसी और तरीके से लिख देता है। लेकिन रिवर्सिबल आइसोथर्मल में मोस्टली वो हमेशा लिखकर आपको देगा कि वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा तो उसके लिए भी साफ साफ लिख कर देगा, जिसको हम बाद में निकालना सीखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ते समय, ठीक है। एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, लेकिन फॉर्मूले में पुटअप करते समय हम किस में रखते हैं, हमेशा 300 केल्विन में रखते हैं, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम, ये एक्चुअल में फ्रॉम होना चाहिए था बेटा, फ्रॉम 20 टू 50 लीटर एक्सपेंशन हो रहा है। फॉर्मूला वर्क डन का क्या है हमारे पास, -2.303, या सिंपली मैं 2.3 रख देता हूँ, ये हो जाएगा nRT, ये हो जाएगा log V2/V1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब आपको n की वैल्यूज दे रखी हैं, t की वैल्यू दे रखी है, तो आपको P1 V1 वाली वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम nRT रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2.3। नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं बेटा, 2 मोल। आर की वैल्यू अगर हमें जूल में निकालना है तो आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 25/3 ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, यहाँ डिग्री सेल्सियस में मत रख देना बेटा, ठीक है। लॉग V2/V1, V2 कितना है 50, V1 कितना है 20, तो ये log 5/2 हो जाएगा। log 5/2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसी को आप क्या लिख सकते हो, log A/B हो सकता है, log A माइनस log B। लॉग की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करना पहले भी सीखा हुआ है बेटा, जिनको नहीं अगर आता है तो आप क्या कर सकते हो, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आपको एक लॉग वाले कैलकुलेशन वाला एक अलग से लेक्चर मिल जाएगा, जिनको लॉग के कैलकुलेशन नहीं आते, ठीक है। आप वाला लेक्चर देख लोगे तो लॉग एंटी लॉग दोनों चीजें निकालते आपको आ जाएगी, ठीक। log 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये होती है 0.7, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। इसको उठा के रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ 3 से ये कट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा -2.3 इंटू ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5000। ये हो जाएगा log 5/2 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.4, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, ठीक है ना, या एक काम करते हैं, ये 0.4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, ये 5000 में, तो ये कितना हो जाएगा -2.3 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होगा 4×5 = 20, ये 2000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4.6 इंटू 1000, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं -4.6 किलो जूल, ये तो जूल में निकल कर आएगा। 1000 जूल को और क्या लिख सकते हैं, किलो जूल भी लिख सकते हैं, तो ये -4.6 किलो जूल आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक्सपेंशन दिया हुआ है, एक्सपेंशन दिया हुआ है तो साइन क्या आना चाहिए, निगेटिव ही आना चाहिए। समझ में आ गया बेटा। इन केस अगर क्वेश्चन में आपको कैलोरी में निकालने के लिए बोला हुआ रहेगा तो यहाँ आर की वैल्यू आप क्या ले लोगे, फिर आर की वैल्यू आप 2 कैलोरी भी ले सकते थे। समझ में आया बेटा। अब अगर क्वेश्चन में यहाँ पर V2 और V1 की वैल्यू ना देकर प्रेशर की वैल्यू देता तो V2/V1 लेने की जगह पर वहां पर हम क्या करते, P1/P2 ले लेते, ठीक है। नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर ना देकर केवल प्रेशर वॉल्यूम देता तो यहाँ पर P1V1 रख देते या P2V2 रख देते। क्लियर हो रहा है। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया है तो दूसरा वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करना बेटा, क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, बस आपको ये पता रहना चाहिए कौन से केस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 मोल, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल मेंशन है, नंबर ऑफ मोल 1 दिया है, ऑफ एन आइडियल गैस कंप्रेस्ड, कंप्रेशन दे रखा है, मतलब वर्क डन का आप साइन कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, जैसे यही रिवर्सिबल टर्म दिखेगा आपको समझ जाना है, हम केस 2 के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड वाला केस है वर्क डन का, ठीक है। आगे बोला है फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 2 atm, मतलब ये P1 है, टू 10 atm ये P2 है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम ना देकर हमें प्रेशर की वैल्यू दे रखा है और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस बोला है और नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर मेंशन कर रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑब्वियस है आप टेम्परेचर कौन सा लोगे, 300 केल्विन वाली चीज लोगे बेटा, ठीक है ना। वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 nRT log।
अब यहाँ V2 बाई V1 की जगह आप क्या रखोगे, P1 बाई P2। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में प्रेशर मेंशन किया हुआ है। समझ में आ गया? यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं इसे। -2.3, नंबर ऑफ मोल कितना दिया था क्वेश्चन में बेटा, 1 मोल। आर की वैल्यू फिर से जूल में निकालने के लिए 25/3 रख देते हैं। टेम्परेचर कितना है, 300 लॉग P1/P2, शुरुआत वाला प्रेशर कितना है 2, फाइनल वाला प्रेशर कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 2/10, तो ये हो जाएगा 1/5। अगर मैं इस log 1/5 को log 5 लिखूं तो -log 5 लिखूंगा बेटा, ठीक है ना। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं लॉग के बाद, तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो मैं log 1/5 को log 5 लिखूंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहूँ तो आप उसको डिटेल में पूरा एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा +2.3, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 2500 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, log 5, ठीक है। वो डिनोमिनेटर को मैंने न्यूमरेटर में ले आया, तो यहाँ साइन चेंज कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, log 5 की वैल्यू रख देते हैं 2.3 इंटू 2500, और ये log 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0.7। 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 21, और 2 बचेगा, 7 दूनी 14 और 2 16.1 हो जाएगा, 1.61 हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। 1.61 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा ये 2500, या 161 इंटू ये 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 25 1 5 रहेगा, 25 से कम 25, 2 बचेगा, 25 से 150, 152 2 15 बचेगा, 25 से कम 25 और 15, ये कितना हो जाएगा 40, प्लस 4025 जूल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे दी हुई रहे, ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर 25/3 लिया है, ठीक है। अगर मैं इसको 8.314 लेता तो थोड़ा बहुत डेसिमल में फर्क आएगा। वैसे मैंने सिर्फ 2.3 लिया है, 2.303 लिया तो डेसिमल में एक आध डिजिट का डिफरेंस आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नियर बाई आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा कि साइन जो है वो साइन कौन सा निकल कर आया, पॉजिटिव साइन निकल कर आया। ऐसा क्यों है, वर्क डन का पॉजिटिव साइन आना भी चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, कंप्रेशन का है। अगर ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन होता तो निगेटिव साइन आता, क्योंकि कंप्रेशन का क्वेश्चन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। समझ में आया बेटा? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखना, अगर आपको समझ में आ गया है फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, खुद से ट्राई करके देखना बेटा। क्वेश्चन है एट 27 डिग्री सेल्सियस, सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन मैंने डाटा थोड़ा सा चेंज किया हुआ है बेटा, यहाँ ध्यान देना। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब ये तो क्लियर है कि टेम्परेचर यहाँ पर कितना ले लेंगे हम, 300 केल्विन। 20 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, अब यहाँ वॉल्यूम दे रखा है बेटा, ये V1 दे रखा है। आगे क्या बोला है, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ठीक है, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। आगे बोला है फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 2 atm, मतलब ये P1 की वैल्यू दे रखी है, टू 10 atm, मतलब ये P2 की वैल्यू दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेम्परेचर तो दिया है लेकिन नंबर ऑफ मोल नहीं दिए हैं। अगर नंबर ऑफ मोल नहीं दिए हैं तो एनआरटी वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, क्योंकि टी रखने के लिए सामने एनआर भी आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल भी तो आने चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में कहीं मेंशन है ही नहीं, तो हम एनआरटी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में P1 और V1 दे रखा है, ठीक है ना, P1 और V1 दे रखा है, तो P1 V1 वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, -2.303। अब एनआरटी की जगह पर यहाँ पर क्या रख देंगे, P1 V1 रख देंगे। अगर सेकेंड वाला वॉल्यूम दिया हुआ रहता, फाइनल वाला वॉल्यूम दिया हुआ रहता तो P2 V2 भी रख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर लॉग के बाद क्या रखना है, डिपेंड करता है डाटा कौन सा दिया है। डाटा में केवल V1 दिया, V2 नहीं दिया, तो P1/P2 वाला डाटा रख देंगे, क्योंकि प्रेशर का डाटा दे रखा है। अब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम वाला टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अब यूनिट कौन सी आएगी, जूल वाली यूनिट नहीं आएगी बेटा, क्योंकि प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो एटीएम लीटर वाली यूनिट में आएगी, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा -2.3। P1 की वैल्यू कितनी हो गई, शुरुआत वाला जो प्रेशर है ये 2 atm है, ये 2 atm है, इस इंटू वॉल्यूम का कितना है, ये 20 लीटर है, इंटू लॉग P1/P2, P1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और ये कितना हो गया 10, ये क्या हो जाएगा log 1/5। log 1/5 को log 5 लिखूंगा तो इस माइनस को क्या करूँ, प्लस कर दूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.3 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 40 और ये क्या हो जाएगा log 5।
log 5 की वैल्यू आपको पता है, log 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0.7, तो 2.3 इंटू 40 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा 0.7। अब ये जो 0.7 है, 0.7 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1.61 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा क्या चीज़ 40। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 16.1 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 16 चौके 64, 64.4। लेकिन यूनिट कौन सी रहेगी, ध्यान रखना बेटा, अब ये जूल वाली यूनिट नहीं आएगी, एटीएम लीटर में आएगी। साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव साइन करेक्ट आया है, क्योंकि कंपरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो वो भी तरीका होता है कि क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि साइन कन्वेंशन कौन सा रहने वाला है, ठीक है। उससे कई बार अगर आपने यहाँ पर साइन लाने में मिस्टेक भी कर दी है तो फाइनली आपको पता चल जाएगा कि आपसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। कंपरेशन है तो साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इन केस अगर ऑप्शन में क्या दिया हुआ रहे, जूल दिया हुआ रहता है, तो जूल दिया हुआ रहता है तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करोगे, 64.4 इंटू अप्रॉक्सीमेट 100 जूल से मल्टीप्लाई कर दो। आपको आंसर्स में बहुत ही कम डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं तो 101.3 एग्जैक्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आया बेटा, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, क्लियर हो गया है क्या, नोट डाउन कर लेना इसे। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन अगर दे रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा साइन तो माइनस ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन आइसोथर्मल रिवर्सिबल ये टर्म जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ में आ जाना चाहिए वर्क डन का सेकंड केस है, ठीक है। वर्क डन का सेकंड केस है, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं तो समझ में आ गया। अब डाटा देखते हैं कौन सा दे रखा है। ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल दे रखा है। आगे क्या दिया है, फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 बार, P1 दे रखा है, टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 0.1 बार, P2 दे रखा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल दोनों दे रखा है, मतलब एनआरटी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लॉग के बाद क्या रखोगे, P1 बाई P2, क्योंकि P1 और P2 वाली चीज दे रखी है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.3 एनआरटी, ये हो जाएगा लॉग, और फॉर्मूले में क्या रख दोगे P1 बाई P2, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा ये -2.3 इंटू नंबर ऑफ मोल कितना दे रखे हैं बेटा 1, आर की वैल्यू कितनी रख दोगे 25/3, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी रख दोगे 300 केल्विन क्वेश्चन में दे रखा है, लॉग P1 की वैल्यू कितनी है 1, P2 की वैल्यू कितनी है 0.1, ये तो लॉग 10 हो जाएगा। 0.1 हटा, उसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा तो ये हो गया लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.3 इंटू हो जाएगा 2500, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा -23 इंटू हो जाएगा 250, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75, 7 बचा 25 दूनी 50, 5750, ठीक है, -5750 जूल आना चाहिए, ठीक है। माइनस में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में एक्सपेंशन दिया है, ठीक है ना, एक्सपेंशन दिया था तो माइनस आ जाएगा। अब ध्यान देना -5750, अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली ऑप्शंस में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको एक्यूरेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके नियर बाई वाली वैल्यू देख लो बेटा, -5750 के नियर बाई, प्लस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यही वाला ऑप्शन बचता है फिर, -5000 के ऊपर फिर एक ही वैल्यू है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, दो केसेस जो वर्क डन के हैं इनके क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना सीख लिए हैं, लेकिन इनमें आप कंपैरिजन करना सीखेंगे। इससे आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेस हम पढ़ते क्यों हैं। याद होगा आपको लास्ट वाले लेक्चर में जब हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था तो आपको ये बोला था कि एक्चुअल में ये मैक्सिमम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम से उसका एक आइडिया दे देता है, या मिनिमम कितना इनपुट हमें देना पड़ेगा उसका आइडिया दे देता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक्चुअल में आज के लेक्चर में क्योंकि हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ लिया है तो वर्क डन के फॉर्मूले से वर्क डन ऑन दी गैस, वर्क डन बाय दी गैस, ये दोनों चीजें निकालकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों रिवर्सिबल वाली जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस होती है, उससे कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट या मिनिमम इनपुट के बारे में डाटा दे सकते हैं। तो एक्चुअल में अब हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा कंपैरिजन, ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है उनका कंपैरिजन। हम ये देखेंगे कि सिंगल स्टेप में जब प्रोसेस कराते हैं सेम इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम प्रेशर सेम रखने पर, ठीक है, सेम
प्रेशर और वॉल्यूम वाली कंडीशन रखने पर सिंगल स्टेप में वर्क डन कैसा आता है, अगर उसको 2 स्टेप में करवाते हैं तो वर्क डन कितना आता है, अगर उसको आइसोथर्मल रिवर्सिबल तरीके से उस प्रोसेस को कराएंगे तो कितना वर्क डन आता है। इनका कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। इनके कंपैरिजन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है, किसकी मैग्नीट्यूड कम होती है। नंबर ऑफ स्टेप्स अगर चेंज करते हैं तो उससे वर्क डन की वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं। और ये आपको ये बहुत डिटेल में आपको समझ में आना चाहिए बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये ग्राफिकली लिखा हुआ है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको एकदम वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि वो जो डिफरेंसेस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो क्या होता है, कैसे वर्क डन अलग अलग निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ देखना, हमारे पास एक गैसियस प्रोसेस दे रखी है, गैसेस के लिए एक प्रोसेस दे रखी है जिसमें 4 एटीएम 10 लीटर से 1 एटीएम 40 लीटर तक जा रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है लेकिन सिंगल स्टेप में इस प्रोसेस को करा रहे हैं। सिंगल स्टेप में करा रहे हैं, इसका कहने का मतलब क्या है, इमीडिएटली एक झटके में हम उसका प्रेशर कम कर देंगे 4 एटीएम से 1 एटीएम और एकदम से फिर वो एक्सपेंशन हो जाएगा 10 लीटर से 40 लीटर। जब सिंगल स्टेप हो रहा है, सिंगल स्टेप में ये डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर ये प्रोसेस हो रही है तो इसको हम क्या मानेंगे, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है ना, यहाँ जब भी ऐसा आपको दिया हुआ है सिंगल स्टेप डबल स्टेप तो इसको क्या मानोगे, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है तो वर्क डन का फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, मतलब माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। अब यहां पर ध्यान देना, माइनस पी एक्सटर्नल हमने क्या बोला है, अगर आपको क्वेश्चन में ये शुरुआत में लिखाया हुआ था बेटा आज के लेक्चर में, अगर आपको एक्सटर्नल प्रेशर मेंशन नहीं है तो जो फाइनल प्रेशर है उसी को आपको क्या मानना है, एक्सटर्नल प्रेशर मानना है। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 एटीएम, वी टू माइनस वी वन, 40 माइनस ये 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 30 एटीएम लीटर। ठीक है ना, जूल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा पर्पस केवल यहाँ पर अभी क्या है, इनके वर्क डन के अमाउंट को कंपेयर करना है। ठीक है, यहां देखना, जब हमने सिंगल स्टेप में प्रोसेस को कराया तो माइनस 30 एटीएम लीटर वर्क डन निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं इसी प्रोसेस को अगर हम डबल स्टेप में करा दे, 2 स्टेप में करा दे तो क्या फर्क पड़ेगा। यहां देखना, अब इसी को हमने 2 स्टेप में कर दिया। ठीक है, शुरुआत वाले स्टेप में आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, क्यों, क्योंकि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 दिखाई देगा, P2 V2 इक्वल टू P3 V3 दिखाई देगा बेटा आपको। ठीक है ना, सारे आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वाली कंडीशन तो आएगी ही अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो। ठीक है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 दिखाई दे रहा है, 4 इंटू 10, 2 इंटू 20, 1 इंटू 40, सब जगह पूरा मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का 40 आएगा। लेकिन यहाँ 2 स्टेप में इस प्रोसेस को करवा रहे हैं। शुरुआत में क्या किया, ये 2 एटीएम कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में ये 10 लीटर से एक्सपेंशन करा दिया 20 लीटर में। ठीक है, फिर सेकेंड वाले में फिर से हमने प्रेशर कम कर दिया, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम हो गया, यहां पर एक्सपेंशन करा दिया 20 से 40 लीटर तक। अब दोनों स्टेप के लिए अलग अलग वर्क डन निकालेंगे। पहले वाले स्टेप के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, अगर डिफिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स है तो फॉर्मूला तो हम यही यूज करने वाले, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। ठीक है, जहां पर भी रिवर्सिबल प्रोसेस या डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स वाली प्रोसेस है वहां माइनस पी डेल्टा वी वाला ही फॉर्मूला आपको यूज करना है बेटा। ठीक, तो यहां देखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा लोगे, जो फाइनल प्रेशर होगा फर्स्ट स्टेप का, फर्स्ट स्टेप का फाइनल प्रेशर कौन सा है, 2 एटीएम, तो यहाँ ये ले लोगे माइनस 2, वी टू माइनस वी वन, ये हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 20 एटीएम लीटर। ये पहले वाले स्टेप का हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले स्टेप में देखते हैं, दूसरे स्टेप में भी जो वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा वो यही यूज करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, लेकिन अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाएगा। सेकेंड स्टेप का जो फाइनल प्रेशर है वो हम एक्सटर्नल प्रेशर लेंगे। सेकेंड स्टेप का फाइनल प्रेशर कौन सा है, 1 एटीएम, वी टू माइनस वी वन, 40 माइनस क्या हो जाएगा, ये 20 निकल कर आ जाएगा, तो ये भी माइनस कितना आ गया, 20 एटीएम लीटर। इस वाले क्वेश्चन में दोनों डाटा सेम है बेटा, हर बार ऐसा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर अब ये जो टोटल वर्क डन है दोनों स्टेप का अगर कंबाइन कर दे, क्योंकि 1 एटीएम 40 लीटर ही तो ये फाइनल वाली कंडीशन है, 1 एटीएम 40 लीटर,
तो 1 एटीएम 40 लीटर तक जाते तक टोटल जो वर्क डन आ जाएगा वो फर्स्ट स्टेप का और सेकेंड स्टेप का टोटल करने के बाद ये कितना आ जाएगा, -20 कितना निकल कर आ गया, -40 एटीएम लीटर। ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो ये क्या है, जब हम सिंगल स्टेप में वर्क डन करवा रहे थे, वर्क डन बाय दी गैस एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम सिंगल स्टेप में वर्क डन करा रहे थे तो -30 आया, जब 2 स्टेप में करा रहे हैं तो -40 आ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, साइन भले माइनस है लेकिन मैग्नीट्यूड वर्क डन बाय दी गैस बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे 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 हम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाते हैं प्रोसेस में, वैसे वैसे वर्क डन का अमाउंट भी बढ़ते जाता है। ठीक है ना, वैसे वैसे वर्क डन का अमाउंट बढ़ते जाता है। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होगी। ठीक है ना, तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पर जाएंगे तो वर्क डन और बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। ठीक, तो जब हम इसी प्रोसेस को फिर से देखना, इनिशियल और फाइनल कंडीशन अभी भी मैंने सेम ही रखी है बेटा, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन करा रहे हैं। अब रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज होगा, -2.303 एनआरटी या P1V1, क्योंकि टेम्परेचर तो मेंशन नहीं है तो P1V1 यूज कर रहा हूं, log V2/V1। ठीक है ना, अब यहां देखना फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं -2.3 P1 इंटू V1 4 इंटू 10, इससे भी वही आएगा, P2 इंटू V2 भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, 40 ही आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा log V2/V1, V2 कितना है 40, इनिशियल वाला वॉल्यूम कितना है 10, ये कितना हो जाएगा log 4 कितना होता है बेटा 0.6, यहाँ देखना -2.3 ये हो जाएगा 40 इंटू ये हो जाएगा 0.6, 0.6 पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 18, 6 दूनी 12 और ये कितना हो जाएगा 13, 1.38 हो जाएगा, -1.38 इंटू 40, तो एक्चुअल में हो जाएगा -13.8 इंटू 4। इसी को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 8 32 और ये कितना हो जाएगा 13 चौके 55.2 -55.2 एटीएम लीटर। अब अगर आप फिर से ध्यान से देखे हुए तो फिर से वर्क डन का अमाउंट बढ़ गया है। ठीक है ना, फिर से वर्क डन का अमाउंट बढ़ गया है, दिख रहा है क्या, जब हम लोगों ने सिंगल स्टेप में वर्क डन कराया था, जब हम लोगों ने सिंगल स्टेप में वर्क डन कराया था तो कितना आ रहा था -30 एटीएम लीटर, जब हमने 2 स्टेप में प्रोसेस को कराया था तो कितना आ रहा था -40 एटीएम लीटर, और जब हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कराया मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोसेस को कराया है जिसमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम फाइनल प्रेशर वॉल्यूम सेम रखा है तीनों प्रोसेस में, तो क्या दिख रहा है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वर्क डन बाय दी गैस, ध्यान रखना बेटा वर्क डन बाय दी गैस, हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, कंप्रेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपेंशन में क्या होगा, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वर्क डन बाय दी गैस बढ़ते जाता है। ठीक है, वैसे वैसे वर्क डन बाय दी गैस बढ़ते जाता है, और इसीलिए हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकली याद होगा लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस प्रैक्टिकली कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने के कारण इस प्रोसेस को कभी प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन इसे पढ़ते क्यों है, क्योंकि हमें कंपैरिजन दे देता है। कैसे कंपैरिजन देता है, जैसे ये थ्योरेटिकली हम जब इसका वर्क डन निकाला तो हमें इतना समझ में आ जाएगा कि चाहे कोई भी प्रोसेस करा ले हम इससे ज्यादा वर्क डन वाला आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे अगर इतना प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा तो। इतने प्रेशर वॉल्यूम चेंज में हम चाहे कोई भी मशीन डिजाइन कर ले, कैसा भी डिजाइन कर ले, उसका वर्क डन -55.2 एटीएम लीटर से ज्यादा मैग्नीट्यूड का हम निकाल कर नहीं ला सकते। ठीक है, सिंगल स्टेप में -30 एटीएम लीटर आया तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाएंगे वो -30 से वैल्यू बढ़ते जाएगी, लेकिन कितना भी नंबर ऑफ स्टेप्स लगा दें वो -55.2 तक कभी नहीं जाएगा। समझ में आया, उससे तो मैग्नीट्यूड कम ही रहने वाला है। क्लियर है, तो ये आइडिया दे देता है कि कितना मैक्सिमम कितना वर्क डन बाय दी गैस कितना हम थ्योरेटिकली अचीव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हमेशा उससे कम वैल्यू आएगी। तो इस कंपैरिजन के लिए मैक्सिमम ये कितना आउटपुट देगा, इस चीज के कंपैरिजन के लिए हम कौन सी प्रोसेस पढ़ते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ते हैं। समझ में आया बेटा,
ठीक है ना। तो हम अब कितने नंबर ऑफ स्टेप से उस प्रोसेस को करवाएंगे ये वो डिपेंड करता है कितने जल्दी हमें प्रोसेस चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा आउटपुट तो मिलेगा, लेकिन हमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा स्टेप्स रहेगी उतना ज़्यादा टाइम लेगा ये आउटपुट देने में, वर्क डन परफॉर्म करने में। तो अगर हमें प्रोसेस जल्दी कंप्लीट करानी है तो फिर हम नंबर ऑफ स्टेप्स कम रखते हैं। ठीक है, अगर हमें स्लोली काम कराने पर भी चल जा रहा है तो फिर ऐसे केस में फिर हम ज्यादा स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा स्टेप ला सकते हैं, मशीन को कुछ ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जिससे वो ज्यादा स्टेप में उस वर्क को परफॉर्म करे। ठीक है, जिससे आउटपुट बढ़ जाए। समझ में आ रहा है। तो इन दोनों की चीज में, दोनों चीजों में एक ऑप्टिमम कंडीशन निकाल कर ले आते हैं, टाइम और नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स अगर बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन उससे टाइम भी बढ़ेगा। हमें टाइम कम चाहिए होता है, कम टाइम में प्रोसेस कंप्लीट चाहिए होता है, और आउटपुट ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम उसके हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं हर एक मशीन में हर एक आउटपुट कितने जल्दी चाहिए उसके बेसिस पर कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हम उस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे करके। समझ में आ गया बेटा। तो ये तो था कौन सा, एक्सपेंशन वाला केस। सिमिलर कंपैरेशन वाला केस भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं और फिर एक साथ दोनों को कंक्लूड करेंगे। यहां देखना, कंपैरेशन वाला केस मैं दो ही केस ले रहा हूं, एक सिंगल स्टेप और एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। कंपैरेशन में बस मुझे ये बताना है कि जस्ट उल्टा केस होता है। कैसे, 20 लीटर 1 एटीएम था, इसको एक बार सिंगल स्टेप से हमने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया मतलब वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। और एक बार आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस से अगर कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल प्रोसेस है। ठीक है, यहां पर जब वर्क डन का हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है ना। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा -2.3, ये हो जाएगा P1V1 इंटू लॉग V2/V1। ठीक है, लॉग हो जाएगा V2/V1। दोनों के लिए वर्क डन निकाल सकते हो क्या बेटा, निकालना जल्दी से, खुद से कैलकुलेट करके ट्राई करना। माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा लेंगे, जो फाइनल प्रेशर होगा वही एक्सटर्नल प्रेशर लेंगे, -4। फाइनल वॉल्यूम कितना है 5, माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -15। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +60 एटीएम लीटर। ऑब्वियस है, कंपेरेशन है तो साइन पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है ना। वैसे ही आइसोथर्मल रिवर्सिबल में अब अगर कैलकुलेट करते हैं -2.3 P1V1, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 इंटू लॉग V2/V1। V2 कितना है 5, V1 कितना है 20, ये कितना हो जाएगा log 1/4। log 1/4 को log 4 लिखूं तो इसका साइन चेंज कर दूंगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा -2.3 इंटू ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा log 4। log 4 आपको पता है कितना होता है, ये होता है 0.6। ठीक है ना, तो हो गया 0.6। 0.6 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 3 18, 1/6 दूनी 12, 1.38 हो जाएगा, -1.38 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा -13.8 इंटू 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 8 16, और कितना हो जाएगा, एक बचा, 13 दूनी 26 और ये 27, -27.6 यूनिट क्या आ जाएगी एटीएम लीटर। सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस आ जाएगा बेटा। यहाँ log 4 लिखा तो ये साइन क्या रहा होगा, ये प्लस हो गया होगा। समझ में आया क्या। ठीक है, अब यहाँ देखना, अगर आप दोनों वर्क डन को कंपेयर करोगे तो यहाँ जब ये कंपैरिजन में देख रहे हैं तो सिंगल स्टेप में बहुत ज्यादा वर्क डन आ रहा है, जबकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कंपैरिजन में वर्क डन ऑन दी गैस है वो बहुत ही कम आ रहा है। तो यहाँ उल्टा होता है। ठीक है, एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, सिंगल स्टेप वाली प्रोसेस में वर्क डन बहुत कम था, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहे थे वैसे वैसे वर्क डन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में सिंगल स्टेप में जो वर्क डन ऑन दी गैस होगा, तो वर्क डन ऑन दी गैस बहुत ज्यादा आएगा सिंगल स्टेप में, और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स हम बढ़ाते जाएंगे वर्क डन की वैल्यू कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी। जब नंबर ऑफ स्टेप्स इनफाइनाइट हो जाएंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन सबसे मिनिमम निकल कर आएगा। समझ में आया। तो दोनों में अपोजिट केस है, और इसीलिए हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल को मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस मानते हैं। मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस क्यों मानते हैं, क्यों, क्योंकि जब वो आउटपुट दे रहा है, वर्क डन बाय दी गैस है मतलब वो आउटपुट देने का काम कर रहा है। जब एक्सपेंशन प्रोसेस है तो सिस्टम से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो जब वो आउटपुट दे रहा है तो मैक्सिमम दे रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल में। जब हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम इनपुट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उस सिस्टम के ऊपर। तो जब हम कंप्रेशन वाला केस ले रहे हैं तो उसमें मिनिमम इनपुट ले रहा है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल को मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस क्यों बोलते हैं,
क्योंकि वो आउटपुट प्रोवाइड करते समय मैक्सिमम प्रोवाइड करता है और इनपुट लेते समय मिनिमम इनपुट लेता है। समझ में आया बेटा? तो इसको कंक्लूजन्स, इसको कंक्लूड करके लिख सकते हैं। अभी जो कंपैरिजन हमने पढ़ा है फिर इसके ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ देखना, अगर इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन वर्क डन देखें तो एक्सपेंशन के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ये क्या होता है, इंक्रीजेस। एक्सपेंशन के केस में मैग्नीट्यूड की बात करें क्योंकि साइन तो माइनस होता है एक्सपेंशन में, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस इंक्रीजेस एज number of steps increases, as number of steps increases, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम वर्क डन बाय द गैस, मैक्सिमम वर्क डन बाय द गैस कौन सी वाली प्रोसेस में आता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में आता है, ठीक है ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में आता है। वैसे ही अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में क्या होता है, अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजेस, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वर्क डन की वैल्यू कम होती है। और इसमें मिनिमम वर्क डन ऑन दी गैस निकल कर आता है, मिनिमम वर्क डन ऑन दी गैस निकल कर आता है। कौन से केस में बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। समझ में आ गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जो है इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस बोलते हैं। इसे बोलते हैं मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। मोस्ट एफिशिएंट क्यों, क्योंकि ये आउटपुट मैक्सिमम देता है एक्सपेंशन के समय। जब एक्सपेंशन होता है तो ये आउटपुट देता है, एक्सपेंशन के समय आउटपुट मैक्सिमम प्रोवाइड करता है। लेकिन कंप्रेशन जब हम कराते हैं, जब हमें इनपुट देना होता है तो कंप्रेशन के थ्रू वो इनपुट लेता है, ठीक है। तो इसमें इनपुट मिनिमम सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है लेकिन ये मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसीलिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को मैक्सिमम या मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ गया? ये ऐसा ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कई बार आता है इसके वर्क डन के कंपैरिजन में। तो ध्यान रखना है, जब भी एक्सपेंशन होगा, जब भी एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन इन रिवर्स, वर्क डन का मैग्नीट्यूड जो रहेगा रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम कंप्रेशन कराते हैं, ठीक है ना, अगर हम कंप्रेशन वाली प्रोसेस करवा रहे हैं तो कंप्रेशन वाली प्रोसेस में वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज लेस देन होता है वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस की कंपैरिजन में। समझ में आया? तो जब भी एक्सपेंशन होगा तो रिवर्सिबल क्या मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, जब कंप्रेशन कराएंगे तो रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा। समझ में आ गया? तो इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं बेटा, और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ग्राफिकली एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसके ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्राफ डिस्कस करने के पहले हमने इसको बहुत ज्यादा डाटा लेकर देखा बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बच्चों को क्या होता है, वो डायरेक्टली अगर ग्राफ देखते हैं तो कई बार क्लिक नहीं करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर डिटेल में ये सारे जो कैलकुलेशन है इनको ट्राई करके प्रूव करके बताया है कि नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ने से दोनों में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में क्या होता है। अब चलते हैं बेटा सबसे लास्ट चीज किस पर, नेक्स्ट कंपैरिजन करने के लिए ग्राफ को देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ एक्चुअल में वैसे ग्राफ वाले जो वर्क डन निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट यहाँ सिर्फ ग्राफ को केवल कंपेयर करने वाले हैं। क्या देखने के लिए, ये समझने के लिए कि कैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाने से वर्क डन कैसे बढ़ता है या कैसे कम होता है, ठीक है। तो शुरुआत में हम देखने वाले वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंशन। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जिस पर ये पिस्टन के ऊपर 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो 10 kg का ब्लॉक रखा है, अगर इसमें इस 10 kg के ब्लॉक को सडनली मैंने निकाल दिया तो एकदम से क्या होगा, शुरुआत में प्रेशर बहुत ज्यादा रहा होगा, एकदम से सडनली इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर उस ब्लॉक को हटाने के बाद कितने का आएगा, 1 atm का। और 1 atm कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपेंशन हो जाएगा,
ठीक है ना। तो वॉल्यूम ये कम वॉल्यूम से बढ़कर ये ज़्यादा वॉल्यूम तक चला जाएगा, एक्सपेंशन हो गया। समझ में आ रहा है कैसे, किस प्रोसेस के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से ये जो 10 kg वाला जो मास था एकदम से हटा लिया। अगर वो 10 kg का मास एकदम से हटा लिया तो प्रेशर एकदम से 1 atm हुआ, प्रेशर कम हुआ, एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और उस एक्सपेंशन के लिए ये आ गया। ठीक है। अब इसका जो वर्क डन होगा, इसका वर्क डन कौन सा हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा पीवी ग्राफ में, जो एरिया होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यही क्या होता है, वर्क डन बताता है। ठीक है। तो इतना वर्क डन हो रहा है सिंगल स्टेप एक्सपेंशन में। ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए है, सिंगल स्टेप एक्सपेंशन के लिए है। ठीक है। एक्सपेंशन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कई बार आपको एरो देखकर समझ में आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम इसी को रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू अचीव करते हैं, जैसे यहाँ 10 kg का सैंड पार्टिकल ले लिया, 10 kg का सैंड पार्टिकल ले लिया, तो क्या होगा, एक एक सैंड पार्टिकल बाहर निकालते जाएंगे, एक एक बाहर निकालते जाएंगे, धीरे धीरे प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और कुछ ऐसा आएगा। मतलब ये कर्व्ड वाली लाइन आएगी कहाँ पर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में। तो ये वाला जो प्लॉट है ये किसके लिए है, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए है। समझ में आ गया। और जबकि ये वाला जो प्लॉट है ये किसके लिए है, सिंगल स्टेप के लिए है। ठीक है ना। आपको क्लियरली दिख रहा है एरिया अंडर द ग्राफ किसका ज्यादा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में ये पूरा एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में ज्यादा जो एरिया है वो किसका दिखाई देगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का। यही हम लोगों ने अभी न्यूमेरिकल के थ्रू पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं एक्सपेंशन में, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते हैं तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन सबसे मैक्सिमम निकल कर आता है। ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करना है ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में सीखेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चंस में। ठीक है। लेकिन यहां पर बस मेरा पर्पस है ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना कि वर्क डन यहाँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल का क्यों ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली है इसके अंडर में एरिया क्या है, ज्यादा है। ठीक है। वैसे आप क्या करते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस करते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस करते हैं कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो पहले तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस तो ऐसा ही रहेगा, कर्व्ड वाला लाइन ही रहेगा, ये एक्सपेंशन हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल का। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 5 kg के 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, पहले एक ब्लॉक हटा रहा हूँ, एक ब्लॉक हटाऊंगा तो क्या होगा, एकदम से प्रेशर कम होगा और फिर यहाँ एक्सपेंशन होगा। ठीक है। इक्विलिब्रियम आ गया। फिर मैंने दूसरा ब्लॉक हटाया, जब मैंने दूसरा ब्लॉक हटाया तो फिर से प्रेशर कम हुआ और फिर से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ये कुछ ऐसा हो गया। समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ देखोगे तो ये 2 स्टेप प्रोसेस में इतना एरिया आ रहा है। ठीक है ना। 2 स्टेप प्रोसेस में इतना एरिया आ रहा है, और जबकि ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल पे है। समझ में आ गया। जबकि ये वाला जो वर्क डन है ये किस में है, ये 2 स्टेप एक्सपेंशन में है। तो आपको अभी भी क्या दिख रहा है, 1 स्टेप के कंपैरिजन में 2 स्टेप एक्सपेंशन में एरिया बढ़ गया है, ये एक्स्ट्रा इतना एरिया और बढ़ा है उसमें। ठीक है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहे हैं तो वर्क डन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम एरिया किसके अंडर में रहेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रहेगा। ठीक है। तो यहाँ अभी भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का इतना एरिया तो एक्स्ट्रा है ही इसमें। ठीक है ना। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन यहाँ पर भी ज्यादा ही रहेगा, 2 स्टेप से भी ज्यादा ही रहेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, हम जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे, ये मैंने डायरेक्टली प्लॉट करके दिया हुआ है बेटा, जिसमें से ये वाला ग्राफ किसके लिए है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए है। ठीक है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एरिया अंडर दी पीवी ग्राफ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सिंगल स्टेप में बहुत कम था, 2 स्टेप में फिर बढ़ा, 3 स्टेप में फिर बढ़ा, ये 5 स्टेप की वाली प्रोसेस हो गई। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे वर्क डन बढ़ते जाएगा, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल के पास पहुंचते जाएगा। लेकिन हर बार रिवर्सिबल आइसोथर्मल में जो वर्क डन बाई दी गैस रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ध्यान रखना बेटा, ये अभी भी हम एक्सपेंशन के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। ग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ नहीं रहता एक्सपेंशन, ये एरो देखकर आपको समझना है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब दोनों कंपैरिजन एक्सपेंशन वाले कंपैरिजन है। क्लियर हो गया। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है
कि एक्सपेंशन में जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेगी एरिया अंडर द ग्राफ बढ़ते जाता है, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल के पास पहुंचते जाता है, और जब नंबर ऑफ स्टेप्स इनफाइनाइट हो जाएंगे तो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन निकल कर आएगा, मैक्सिमम एरिया निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसी का रिवर्स कंप्रेशन के लिए देख लेते हैं। ठीक है ना, कंप्रेशन के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन वाले ग्राफ देखने के लिए यहां पर क्या कर देता हूं, मैं यहां पर एकदम से 10 kg का मास रख देता हूं। ठीक है ना, एकदम से अगर 10 kg का मास रखा तो आपको क्या दिखाई देगा कि एकदम से प्रेशर बढ़ेगा और कंप्रेशन होगा, ग्राफ कुछ ऐसा निकल कर आएगा। समझ में आ रहा है, वॉल्यूम अब मैं कम कर रहा हूं, एरो को ध्यान देना बेटा, अब हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। ये सिंगल स्टेप हो गया, ठीक है ना, ये सिंगल स्टेप कंप्रेशन है। ठीक है, एकदम से 10 kg रखा, एकदम से प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम एकदम एक झटके में कम हो जाएगा, एकदम से ऐसे। ठीक है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में, ये कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट में ही एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, वैसे ही जब मैं अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल करूंगा तो ये ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे एरो, लेकिन अब मैं ऐसा लिखूंगा क्योंकि ये कंप्रेशन है। ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल वाला कंप्रेशन हम कैसे कर रहे होंगे, यहां देखना, ये एक्चुअल में 10 kg सैंड डाल रहे हैं, लेकिन एक सैंड पार्टिकल, फिर दूसरा सैंड पार्टिकल, तीसरा सैंड पार्टिकल, धीरे 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 वॉल्यूम कम होते जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो वही कर्व जो पहले बना था वही कर्व फिर से बनेगा, लेकिन अब ये एरो इधर है, वॉल्यूम कम होते तरफ है। ठीक है ना, तो ये वाला जो ग्राफ है, इसको थोड़ा मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल का। अब आपको क्या दिख रहा है, ये जो एरिया है, किसका एरिया ज्यादा है बेटा और किसका एरिया कम है, जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल वाला जो एरिया है अब ये कम है। ठीक है, तो कंप्रेशन के केस में, ठीक है, ये जो सिंगल स्टेप वाला जो वर्क डन ऑन दी गैस है ये ज्यादा रहेगा, लेकिन रिवर्सिबल आइसोथर्मल में वो वर्क डन सबसे कम रहेगा। समझ में आ गया, उल्टा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक्सपेंशन में ये वाला कर्व नीचे आ रहा था। ठीक है ना, तो एक्सपेंशन में सिंगल स्टेप का वर्क डन कम था, यहाँ पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल का कम है। समझ में आ गया, ये सिंगल स्टेप वाली प्रोसेस के लिए हो गया। वहीं कंप्रेशन अगर मैं 2 स्टेप के लिए करता हूँ, ठीक है, तो 2 स्टेप वाला देखना कैसे हो जाएगा, यहाँ से पहले एकदम से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा और ये एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ। ठीक है, फिर से प्रेशर बढ़ा और फिर से ये क्या हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ। समझ में आ गया, ये एक्सपेंशन हुआ, क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं इसी को रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू अचीव करता हूं तो ये कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आप वर्क डन देखोगे तो एरिया अब किसका कम है, यहां पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल का एरिया अभी भी कम है। ये 2 स्टेप के कारण, ये सिंगल स्टेप के कंपैरिजन में इस 2 स्टेप का एरिया आपको दिख रहा है कम है। ठीक है ना, ये 2 स्टेप वाली प्रोसेस जो है इसके कंपैरिजन में जो एरिया है ये कम दिखाई दे रहा होगा उसके कंपैरिजन में सिंगल स्टेप के, लेकिन अभी भी ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल से ज्यादा है। मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू जो वर्क डन ऑन दी गैस की रहेगी वो किसके केस में रहेगी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में। ठीक है, ये मतलब प्रोसेस हमने कैसे कराया होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का तो आपको पता है, मैंने ये जो 10 kg मास रखा होगा ये शुरुआत में एक 5 kg का मास रखा होगा, फिर बाद में एक 5 kg का मास रखा होगा, तो 2 स्टेप में इसी प्रोसेस को कराया। ठीक, समझ में आया क्या। तो यहां अगर नंबर ऑफ स्टेप्स और बढ़ा देते हैं तो आपको क्या दिखेगा, फिर से एरिया अंडर दी ग्राफ कम हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 स्टेप में हमने प्रोसेस को करा दी, मतलब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे कंप्रेशन के केस में, वैसे वैसे एरिया कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और जब नंबर ऑफ स्टेप्स इनफाइनाइट हो जाएंगे तो मिनिमम एरिया निकल कर आएगा, किसके लिए, इस रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जिसको इस ग्रीन वाले एरिया से दिखाया हुआ है। समझ में आएगा बेटा, तो यहाँ क्या दिख रहा है, जब सिंगल स्टेप था तो वर्क डन बहुत ज्यादा था, 2 स्टेप में और कम हुआ, 3 स्टेप में और कम, 4 स्टेप में और कम। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं, किनके केस में, कंप्रेशन के केस में, तो वर्क डन ऑन दी गैस कम होते जा रहा है, और सबसे मिनिमम वैल्यू किसके केस में आती है हर बार, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। जबकि एक्सपेंशन में उल्टा होता है, वह नंबर ऑफ स्टेप्स जैसे जैसे बढ़ेगी तो मैक्सिमम वैल्यू किस में आती है, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ने से वर्क डन बढ़ते जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू आती है रिवर्सिबल आइसोथर्मल में। समझ में आया बेटा, तो आज वाले लेक्चर में जो हमने 2 केस पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और एनसीईआरटी में जितने भी आपको थ्योरी दिखेगी या जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे यूजुअली ये दो केस से रिलेटेड ही दिया हुआ है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो बहुत सारे टाइप के देखने के मिलेंगे। 6 अलग अलग तरीके के वर्क डन के केसेस हमने लेक्चर की शुरुआत में देखे थे, जिसमें से 3 और केस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और सबसे लास्ट में जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे सेक्शन 1 के लास्ट में, तो वहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस का भी वर्क डन निकालना सीखेंगे। क्लियर है बेटा? तो आज का लेक्चर जो वर्क डन का था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में कई बार कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर या रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार वर्क डन के पूछे गए हैं। ठीक है बेटा? तो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में वर्क डन के सेकेंड पार्ट को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बेटा।